हेलो एवरीवन। की टॉपिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार बैटल ऑफ तराइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये टॉपिक एक और इंसान के बिना अधूरा है। उस इंसान की वजह से पूरे के पूरे देश का इतिहास ही बदल जाता है और वो इंसान होता है मोहम्मद गौरी, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन 2 बार लड़ते हैं। और आज इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये लिस्ट है पूरी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और उनकी लोकल जो जितने भी रूलर्स थे इंडिया के, उनके साथ में उनकी जो राइवलरी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल राजाओं के साथ में उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए। उसके बाद में हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, और फिर बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2, इन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, और यही जो सोर्सेज हैं इनसे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक के ऑथर कौन थे और कौन सी बुक में क्या मेंशन कर रखा था। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सोर्सेज में, जिसमें सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले थे चंद्रबरदई। चंद्रबरदई पृथ्वीराज के ही कोर्ट पोइट थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पिंगल लैंग्वेज में लिखा था। पिंगल लैंग्वेज क्या होती है? पिंगल लैंग्वेज राजस्थानी और ब्रज भाषा, इन दोनों का मिक्सचर है, उसको पिंगल बोलते हैं, पिंगल भाषा। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा पृथ्वीराज विजय, जो लिखा था जयनक ने। जयनक भी पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोइट हुआ करते थे। उसके बाद में है हमीर महाकाव्य, ये लिखा था नया चंद्र सूरी ने। हमीर जो थे ये चौहान डायनेसिटी के सबसे लास्ट रूलर थे। इन्होंने रणथंभौर के ऊपर रूल किया था और इनकी डेथ होती है 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले पर अटैक कर देते हैं 1301 में, और इसी बैटल में हमीर की डेथ हो जाती है। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नए चंद्र सूरी ने। उसके बाद में आता है तबकात ए नासिरी, ये लिखा था मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, तबकात ए नासिरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है, जिसको 1260 में लिखा था मिनहाज उस सिराज ने। बाकी के जो रिटन डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य, ये दोनों की दोनों संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में अदर सोर्सेज में है, एक है प्रबंध चिंतामणि, ये लिखा था मेरुतुंग ने, और मेरुतुंग ने ये लिखी थी संस्कृत में ही। ये नीचे वाले तीनों की तीनों ही संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। उसके बाद में प्रबंध कोश, देखिए प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरुतुंग ने। देखो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, चिंता से इंसान क्या हो जाता है? तंग हो जाता है। ठीक है, तो चिंतामणि यानी मेरुतुंग। फिर है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश यानी कोश किसके पास होता है? राजा के पास, तो राजशेखर सूरी। उसके बाद में है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध किसने लिखा था? जिनविजय ने। तो ऐसे इसको आप ऐसे याद रख लेना कि पृथ्वीराज प्रबंध यानी प्रबंध किसका? विजय का प्रबंध। तो ये भी किस में, कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत लैंग्वेज में। तो आप इनको ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे बुक्स, इनके ऑथर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये हिंदी में ये 2 लाइनें देख पा रहे होंगे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये दोनों पंक्तियां मिलती हैं हमें पृथ्वीराज रासो में, जो लिखा था चंद्रबरदई ने। इसके अंदर ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार चंद्रबरदई ने ये 2 पंक्तियां बोलकर पृथ्वीराज चौहान को इशारा दिया था कि कहाँ पे गोरी बैठा है और आप उसको शब्द भेदी बाण चला के मार सकते हो। और ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने इन पंक्तियों का सहारा लेके मोहम्मद गौरी को मारा था। बट ये सारी की सारी जो कहानियां हैं, ये सिर्फ इन किताबों में है। हर एक किताब एक अलग स्टोरी बताती है, लेकिन हम सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे है चाहमान डायनेसिटी। इसके चारों तरफ, इधर है तोमर डायनेसिटी, इधर है चंदेला, ये है गढ़वाल डायनेसिटी, इधर है गुज्जर प्रतिहार डायनेसिटी, नीचे है परमार डायनेसिटी, और इधर है पूरा का पूरा गजनवी एम्पायर। और गजनवी एम्पायर के बारे में आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी ने इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया था, और वो जो उनके 17 बार अटैक थे वो 1000 से लेके 1025 एडी तक चले थे। लास्ट वाला जो उनका अटैक था वो सोमनाथ टेम्पल पे था। महमूद गजनवी का जो एम्पायर था उसकी टेरिटरी हिंदुस्तान के अंदर तक आती थी। ये हिंदुस्तान का एरिया है, यहाँ पे है पंजाब और ये नीचे है सिंध। ये दोनों आज पाकिस्तान के पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट,
पृथ्वीराज चौहान ऑल्सो नोन एज राय पिथोरा वाज ए किंग ऑफ चाहमान डायनेसिटी। तो ये जो चाहमान डायनेसिटी है इसके ये रूलर थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज बोर्न इन 1166 इन गुजरात एंड डाइड इन 1192। आप यहाँ पे ये देखिए इनका जो टोटल लाइफ है वो है सिर्फ 26 साल का। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर उन्होंने रूल किया। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बैटल इन्होंने लड़ी उन हर एक लड़ाई में ये जीते थे और अपनी टेरिटरी का इन्होंने थोड़ा सा विस्तार भी किया था। और अपनी टेरिटरी के विस्तार की वजह से आसपास के जितने भी इनके सराउंडिंग के जो ये टेरिटरीज हैं इनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो गए। और इसी वजह से जिस टाइम पे गौरी ने अटैक किया उस अटैक के अंदर यहाँ के लोकल रूलर थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ तराइन 2 में हार भी गए थे। ये इनका एक सबसे बड़ा कारण रहा था इनकी हार का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही सक्सीडेड हिज फादर सोमेश्वर। इनके फादर थे सोमेश्वर, उन्होंने चाहमान डायनेसिटी के ऊपर रूल किया था 9 साल, यानी 1169 से लेकर 1178। काफी सारी बुक में यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 1178 में सोमेश्वर की डेथ हो जाती है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान 12 साल की उम्र में नए शासक बनाए जाते हैं चाहमान डायनेसिटी के। कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि सोमेश्वर ने खुद ही पृथ्वीराज चौहान को गद्दी पे बैठाया था, लेकिन ये सब चीज़ें प्रूव नहीं की जा सकती। तो 12 साल की उम्र में ही उनको शासक बना दिया जाता है। जैसे ही वो शासक बनते हैं तो उनका जो सबसे पहला ही विरोध करता है वो करता है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन खुद इसका उत्तराधिकारी मानता है अपने आप को। वो विग्रहराज IV का बेटा था और इस थ्रोन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जो मिलिट्री होती है वो जीत जाती है और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान बनते हैं चाहमान डायनेसिटी के शासक। उनकी जो टेरिटरी होती है वो आज का जो प्रेजेंट अजमेर है राजस्थान का, वहां से लेकर दिल्ली तक इनकी पूरी डायनेसिटी होती है। उसके बाद में इनकी जो दूसरी बैटल होती है वो होती है चंदेल रूलर परमारदी के साथ 1182 में। आप इधर देखोगे चाहमान डायनेसिटी के इस साइड, तो ये है चंदेला डायनेसिटी। इसके जो रूलर होते हैं परमारदी, उनको भी 1182 में पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। उसके बाद में इनका जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है 1187 में गुजरात के रूलर भीमा II के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जैसे ही स्टार्टिंग में वो 1178 में बनते हैं चाहमान डायनेसिटी के नए राजा, उसके बाद लगातार उनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अपने नेबरिंग रूलर्स के साथ में। ठीक है, अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो था जयचंद के साथ में। जयचंद ये वाला जो रीजन है गढ़वाल रीजन, यहाँ के राजा थे। जयचंद की जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। कन्नौज आपको पता है कि पावरफुल राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन के टाइम से ही कन्नौज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ट्राइपर्टाइट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, वो हम जानते हैं। अब कन्नौज के ऊपर रूल था जयचंद का। जयचंद के साथ में कॉन्फ्लिक्ट इनके दो इश्यूज पे हुए थे। एक हुआ था जिस टाइम पे जयचंद ने राजसूय यज्ञ करवाया था। उस राजसूय यज्ञ का पर्पस क्या था कि ये अपने आप को सुप्रीम रूलर एस्टेब्लिश करना चाहता था इस पूरे रीजन में। ठीक है, जितने भी राजा थे बाकी सब राजाओं ने तो इसको राजसूय यज्ञ को मान लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको सुप्रीम रूलर मानने से मना कर दिया। दूसरा इंसिडेंट होता है जब जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर करता है। उस स्वयंवर की कहानी आप सभी को पता भी होगी, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के लिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान के आकार की एक मूर्ति बनाता है और उसको दरबार के बाहर एज ए दरबारी खड़ा कर देता है, यानी एक हिसाब से चौकीदार, ताकि हर कोई आने जाने वाले की वो पहरेदारी करे। इसके बारे में सुनकर पृथ्वीराज चौहान वहां से अपने 100 सैनिकों की एक टुकड़ी लेके आते हैं और यहाँ पे स्वयंवर से ही संयोगिता को उठा के ले जाते हैं दिल्ली और ऐसे संयोगिता के साथ में वो विवाह कर लेते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण से जयचंद पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन बन जाते हैं और काफी जगह ये भी सुनने को मिलता है कि तराइन की जब बैटल हुई थी तब जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन ऐसे तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच है कि जयचंद ने तराइन की बैटल में साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, तो ये सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के नेबरिंग जो स्टेट थे उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट थे। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ। ये चौहान डायनेसिटी है। इस चौहान डायनेसिटी के सराउंडिंग में इधर जितने भी स्टेट थे इन सब के साथ में इसके कॉन्फ्लिक्ट थे। जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो फ्रंट था, इस फ्रंट के ऊपर थे गजनवी एम्पायर। अब इधर वाला जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट का फ्रंट, ये सारा ओपन था और इसी फ्रंट से अटैक करता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
मोहम्मद गोरी के बारे में। ये है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो रियल नेम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। और गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी के बड़े भाई थे। ये दो भाई थे जो गोर जो रीजन है गजनी के वेस्टर्न साइड में यहाँ पे पड़ता है गोर, ठीक है। तो इस गोर रीजन के ऊपर इन दोनों भाइयों ने 1163 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब जैसे ही कब्जा किया तो बड़े भाई ने क्या किया, क्योंकि शमसुद्दीन मोहम्मद गोर छोटा भाई था, तो गयासुद्दीन ने शमसुद्दीन को गजनी का राज्य दे दिया। तो इधर आ गया कौन, शमसुद्दीन मोहम्मद गोरी, और गोर से किसने रूल किया, गयासुद्दीन गोरी ने, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ये समझिए, जो शमसुद्दीन मोहम्मद गोरी है इसको ये हिदायत दी कि आप अपने राज्य का विस्तार हिंदुस्तान की तरफ करें, ठीक है, अपने पूरी की पूरी टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और जो बड़ा भाई था उसने अपना पूरा का पूरा विस्तार यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों भाइयों ने अपने अपने रीजन को देखा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गोरी के बारे में बात कर लेते हैं, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो ये गजनी वाला एरिया है ये अब आ गया था किसके अंडर, शमसुद्दीन मोहम्मद गोरी के अंडर, जिसको हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर इसको इंडिया पे अटैक करना था तो इसके अटैक करने के 3 रास्ते थे। एक है ये खैबर पास, जिससे एंशिएंट टाइम में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। आप सभी को पता ही होगा, हाइडेस्पीस की जो बैटल थी उसकी बैटल हुई थी पोरस के साथ में। तो अलेक्जेंडर ने जो अटैक किया था वो खैबर पास से किया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी क्या करता है, मोहम्मद गोरी अपना अटैक करता है गोमल पास से, और ये गोमल पास से आके सीधा आता है मुल्तान, और मुल्तान से होते हुए आता है उच्च वाला एक रीजन है यहाँ पे, और इन दोनों रीजन्स को ये जीत लेता है। मोहम्मद गोरी का जो फर्स्ट अटैक था वो था 1175 में मुल्तान और उच्च के रीजन पे गोमल पास के थ्रू। तो ये है गोमल पास, ये है मुल्तान, ये है उच्च, यहाँ से वो अटैक करता है सबसे पहला 1175 में। उसके बाद में 1178 में वो गुजरात पे अटैक करता है। गुजरात पे होता है सोलंकी किंग मूलराज टू। फिर वो यहाँ पे अटैक करता है अपना 1178 में, लेकिन इस बैटल में वो हार जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ पे वो जीत लेता है। तो यहाँ तक उसकी टेरिटरी हो जाती है पहले ही, ठीक है। उसके बाद में 1186 में वो अटैक करता है लाहौर के ऊपर, और यहाँ पे जो गजनवी रूलर होता है खुसरो मलिक, उसको ये हरा देता है। तो यानी बाद में वो अटैक करता है इस एरिया से, और यहाँ पे जो खुसरो मलिक इसको हरा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो टेरिटरी है वो यहाँ तक आ जाती है। अब आगे चलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन से। इस तराइन के इवेंट्स देख लेते हैं। पहला क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो भटिंडा का फोर्ट होता है तबरे हिंद, उसको कैप्चर कर लेता है, या फिर ऐसे कहो तो उसको सीज कर लेता है, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान को ये देख के ये चीज हजम नहीं होती, एंड वो अपनी आर्मी लेके उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है अजमेर, और फिर अजमेर से दिल्ली, और दिल्ली से भटिंडा की तरफ। बट जैसे वो भटिंडा की तरफ जाते हैं, भटिंडा का जो गवर्नर होता है, गोरी का गवर्नर, उसको भी पता चल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी बड़ी सेना लेके अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग भी अपनी सेना लेके तराइन के मैदान में पहुंच जाते हैं, और फिर तराइन के मैदान में होती है ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इस बैटल में होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की आर्मी और मोहम्मद गोरी की आर्मी, ये दोनों आर्मीज फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बैट बैटल करती हैं, जिसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी होती है वो मोहम्मद गोरी की आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हरा देती है। और यहाँ पे ये एक इंसिडेंट भी हुआ था। जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को लीड कर रहा था, यानी जो मुख्य सेनापति था पृथ्वीराज की सेना का, वो था गोविंद राय, और गोविंद राय था दिल्ली का तोमर रूलर। तो इसकी बैटल होती है गोरी के साथ में। ये अपने हाथी भी होता है, और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी गोविंद राय की तरफ अपना भाला फेंक के मारता है, और वो भाला जाके लगता है गोविंद राय के मुंह के ऊपर, और उसके दांत टूट जाते हैं, और वो हाथी से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी गोविंद राय उसके ऊपर रिटर्न अटैक करता है, और उसकी तरफ तीर मारता है, और वो तीर जाके लगता है मोहम्मद गोरी को, और ये काफी लीथल अटैक होता है। जैसे ही तीर लगता है मोहम्मद गोरी जमीन पे गिर जाता है, लेकिन उसका एक सैनिक उसको वहां से उठा के अपने घोड़े पे लाद के ले जाके वापस भाग जाता है, और इस तरीके से पूरी की पूरी मोहम्मद गोरी की सेना वापस युद्ध के मैदान से भागने लग जाती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भागती हुई सेना के ऊपर अटैक नहीं करता, और वो ये सोचता है कि मोहम्मद गोरी अब हार मान चुका है, अब दोबारा से अटैक नहीं करेगा, तो वो उन सबको जाने देता है वहां से। ये पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, एक भूल थी। उसको ये लगता था कि अब दोबारा से अटैक नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद गोरी ने दोबारा से अटैक किया। तो इस चीज में देख लेते हैं यहाँ पे, टू आर्मी मेट नियर तराइन। तराइन एक हरियाणा में एक जगह है, करनाल के अंदर, ठीक है। वहां पे दोनों की आर्मी वहां पे मिलती है, वहां पे अटैक होता है। गोरी वाज अनफेमिलियर विद द राजपूत स्टाइल ऑफ कॉम्बैट विच फेवर्ड पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे गोरी जो होता है वो इसकी बैटल की जो स्टाइल है, जो कॉम्बैट वाली स्टाइल, उससे यूज टू नहीं होता,
उसके बारे में उसको पता नहीं होता और इसमें वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। इसमें चौहान की जीत होती है और गौरी सीरियसली इंजर्ड होकर वहां से मैदान को छोड़ के वापस गजनी की तरफ लौट जाता है। ठीक है, और वहां से फिर वो अपनी रंजिश में अपने सेना को दोबारा से तैयार करता है और काफी कम समय के बाद ही दोबारा से अपनी सेना लेके वापस तराइन के मैदान में आ जाता है अपनी सेना लेके। इस बार क्या होता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो धमकी देता है पृथ्वीराज चौहान को कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो टाइप से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको रिटर्न में जवाब देते हैं कि अगर तुम अभी मैदान छोड़ के चले जाते हो तो तुम सब लोगों की जान बख्श दी जाएगी, वरना इस बार नहीं बख्शा जाएगा। तो मोहम्मद गोरी कहता है वहां पे कि मैं अपने बड़े भाई जो गयासुद्दीन गोरी था उससे बात करूंगा और बात करके यहाँ पे हम शांति बना लेंगे, दोबारा से कोई ट्रीटी कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। और वो ये दिखावा करता है कि वो इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ाई नहीं करेगा। तो एक हिसाब से यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी होती है वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, ये सोच के कि बैटल नहीं होगी, यहाँ पे शांति के साथ बात करके वापस चले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक तो वो पिछली बार देख चुका था कि किस तरीके से ये राजपूत जो सेना है वो कैसे कॉम्बैट बैटल के अंदर बहुत पावरफुल थी, स्ट्रॉन्ग थी, उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो इस बार वो क्या करता है, पूरी रात भर अपने कैंप के अंदर वो आग जलाए रखता है, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान की का जो कैंप होता है, आर्मी कैंप, उनको ये लगता है कि वहां पे वो लोग भी किसी दूसरे कामों में एंगेज हैं, वो अटैक नहीं करेंगे। और इसी बीच मोहम्मद गोरी अपनी सेना की 4 टुकड़ी लेके रात को सोती हुई पृथ्वीराज की सेना के ऊपर अटैक बोल देता है एकदम से ही। और पृथ्वीराज चौहान की जो पूरी सेना थी वो तैयार ही नहीं होती इस युद्ध में, और काफी सारे सैनिकों को वो मार देते हैं, यहाँ पे उनके कैंप में आग लगा देते हैं। और इस तरीके से इस पूरे बैटल के अंदर एक धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है। ठीक है, और इस अफरा तफरी के बीच पृथ्वीराज चौहान वहां से बच के निकलता है और जैसे वो सिरसा तक पहुंचता है वहां पे मोहम्मद गोरी के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। काफी सारी जगह पे ये लिखा गया है कि उसी टाइम पे उसको मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान को बैटल फील्ड में। लेकिन कुछ जगह पे ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को वहां पे पकड़ लिया जाता है और मोहम्मद गोरी उसको अपना एक सबॉर्डिनेट वेसल बनाकर अजमेर के ऊपर अपना खुद का ही शासक बना देता है कि आप मेरे अंडर काम करोगे। और उसके 5-6 महीने के बाद में उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगा के उसको मार देते हैं। दूसरी इसके बारे में जो कहानी है वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उसको गजनी ले जाया जाता है अपने साथ। चंद्रप्रदीप भी उसके साथ में कैदी बना लिए जाते हैं और उनको गजनी के दरबार में ले जाया जाता है। वहां पे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को सर झुकाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सर नहीं झुकाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं और उनको अंधा कर दिया जाता है। और इसी तरीके से एक बार जो चंद्रबरदी होता है वो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान के तीर चलाने के कौशल के बारे में बातें करता है और उसको ये बताता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण भी छोड़ सकता है। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी बोलता है कि ठीक है, हम उस परीक्षण करेंगे, हम खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि पृथ्वीराज चौहान कितने काबिल हैं। उनको दरबार में बुलाया जाता है और जैसे ही दरबार में बुलाया जाता है उनके हाथ में तीर कमान दिए जाते हैं। तब चंद्रबरदई वही वाला दोहा दोहराते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अब मत चूको चौहान। और इस तरीके से जैसे ही चंद्रबरदई की वो 2 लाइनें सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो वो शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं मोहम्मद गोरी की तरफ और मोहम्मद गोरी तीर लगने से मौत हो जाती है। तो ये पृथ्वीराज रासो की कहानी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान कैसे मोहम्मद गोरी को मारता है। और जैसे ही मोहम्मद गोरी को मारता है पृथ्वीराज चौहान, ये भी लिखा गया है कि उसी टाइम पे खुद भी अपनी तलवार से अपने आप को मार लेता है और कुछ जगह पे ये कहा गया है कि उसके सैनिक पकड़ के उसको मार देते हैं। तो बहुत सारे इसके पीछे कहानियां हैं। ठीक है, तो जो भी हो, सेकंड जो बैटल थी तराइन की बैटल, उसमें गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस पूरी की पूरी बैटल के परिणाम क्या निकले। ये पॉइंट हम जो डिस्कस कर चुके कि चौहान को कैप्चर किया और दोबारा से अजमेर का रूलर बना देते हैं गोरी का एक वेसल बना के। ठीक है, बाद में उसको मार दिया जाता है ट्रेजन का आरोप लगा के। उसके बाद में बैटल के बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे आपने देखा था कि ये वाला जो पूरा का पूरा टेरिटरी था वो था चाहमान टेरिटरी और इधर आता था गढ़वाल रीजन यानी जयचंद का इलाका, कन्नौज। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है, 1192 में वो अजमेर के ऊपर या फिर चाहमान डायनेसिटी जो भी है उसको कैप्चर कर लेता है और 1194 में वो जयचंद के ऊपर अटैक कर देता है। इस बैटल में जयचंद मारा जाता है और उसकी टेरिटरी को भी गोरी अपनी डायनेसिटी में मिला लेता है और इसका एक्सपेंशन करता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, गोरी सब्सिक्वेंटली डिफीटेड अनदर पावरफुल किंग जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेसिटी कन्नौज इन बैटल ऑफ चंदावर 1194। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ये कि बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में हुई, कब हुई, बैटल ऑफ तराइन 1 कब हुई, बैटल ऑफ तराइन 2 कब हुई, बैटल ऑफ चंदावर कब हुई। ठीक है, ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में जैसे ही इस यहाँ पे इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ तो गोरी के काफी सारे गवर्नर थे, उन्हीं गवर्नर में एक नाम आता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो अपना पूरा का पूरा अटैक करने के लिए वो बंगाल रीजन तक चला जाता है और बंगाल की जो सेन डायनेसिटी है उस पर अटैक कर देता है और उसके काफी सारे टेरिटोरियल रीजन को कैप्चर भी कर लेता है। यही बख्तियार खिलजी होता है जो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उनको डिस्ट्रॉय करके उनके अंदर आग लगा देता है, जला देता है। तो ये काफी घिनौना काम था कि जहाँ पे ज्ञान मिलता हो उसी को ही खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई वही इंसान कर सकता है जो बहुत ही नीच हो। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें इस पूरी की पूरी सीरीज में थी। एंड एक ये लास्ट पॉइंट ये रह गया, गोरी वाज किल्ड इन 1206 नियर झेलम रिवर बाय खोखराज। तो यहाँ पे इस गोरी की डेथ के बारे में भी काफी सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं और इनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2 और क्या हुआ इन दोनों बैटल के बाद में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।